मैंने 3-4 दिन पहले बात करी थी मेनली उस चीज़ पे कि आपका डिसिप्लिन आपको 80% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर देगा। आपको डिसिप्लिन आपको हर चीज़ देगा, सांसारिक सुख वगैरह सब कुछ। बट आपका जो 20% वो है एक्स्ट्रा, आपका खुद का काम, वे आपको कुछ न्यू बनाएगा जो आपकी एक अलग पहचान देगा। तो यहीं दो कॉन्सेप्ट आते हैं। तो मैं बात करना चाह रहा था पहली ही वीडियो के बारे में अपनी, कि पहले वीडियो में मैंने क्या सीखा। देखो उस टाइम पे जो था मुझे प्रॉब्लम सता रही थी और आज भी सता रही है अब तक। क्यों? मेरा दिमाग है थोड़ा हाइपर एक्टिव, केओटिक। तो वो सीखते सीखते चीज़ें अपनी भूल गया। देखो मेरी दो स्टेट होती है हमेशा। एक आइसोलेटेड स्टेट में ये होता है कि मैं किसी भी चीज़ को मानता नहीं हूँ, मैनेजमेंट में रहता हूँ और क्या बोलते हैं, व्यवस्थाओं में बहुत न्यूनतम रहता हूँ। न्यूनतम मतलब कि मेरे खर्चे बहुत कम है, जिसमें मैं काम वाम नहीं करता। जैसे पहले मैं स्कूल जाता था, तो स्कूल जाते टाइम पे मैं हर एक चीज़ जैसे कि अपना मैनेजमेंट पे रखता था, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं। और दूसरा है सोसाइटी वाला सामाजिक रूप। सामाजिक रूप में क्या था, जब मैं 2 महीने स्कूल जब मैंने छोड़ दिया था और फिर बीच में केओटिक टाइम था, तो मैंने सोचा कि एक बार देखते कि कम नौकरी में होता क्या है रियलिटी में। बाद में मुझे चली तो मैं ऑब्जर्वर की तरह गया था। एक जगह मैं खुद से रचनाएं कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरे टाइम पीरियड में जैसे लेटर सपोज सितंबर के टाइम पे मैं जब था, तो मैंने खुद से रचना बनाई थी, कई सारी चीज़ें खेली। तो वहाँ एंटरप्रेन्योरिंग, इकोनॉमिक्स वगैरह सब सब्जेक्ट्स की मैंने थ्योरम्स लिखी थी, ठीक है। मैं थ्योरमिस्ट हूँ तो मैंने थ्योरम्स लिखता, उस टाइम पर थ्योरम्स लिखता था। कभी भी वातावरण को देख के मुझ में चालाकी नहीं थी, बालक के समान एक वो थी। मैं साइकोलॉजिस्ट पे था क्योंकि मैंने कई सारी थ्योरम्स लिखी थी एक डेढ़, बहुत 4-5-6 महीने पहले। तो मैंने जैसे सितंबर का पीरियड था, मैंने तब तक सब कुछ अपना थ्योरेटिकल था, कभी भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं करा नेचर को, कि बाहर जाके नेचर को ऑब्जर्व करना, बाहर जाके देखना कि लोग किस तरीके से रणनीतियाँ खेलते हैं, लोग किस तरीके से चला के खेलते हैं। सितंबर के बाद मैं काम पे लगा, अक्टूबर से 2 महीने का मैंने सोच के लगा था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने 4 चीज़ें जानी थी, पढ़ी थी, क्योंकि मैं वैसे स्टडी करता था, जनरल स्टडी। तो मैंने 4 चीज़ें जानी थी, श्रम पूंजी और वो क्या बोलते हैं, और 2 टर्म्स और थी, उद्यमशीलता, और चौथी चीज़ क्या बोलते हैं, भूमि। ऐसी चीज़ें थी, 4 चीज़ें थी, श्रम थी, पूंजी थी, भूमि थी और उद्यमशीलता थी। ये 4 चीज़ें थी संसाधन के रूप में जो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने सोचा श्रम हर टाइम के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से एम्प्लॉय से नफरत करता हूँ, बिकॉज एम्प्लॉय हमेशा से पैसे और परिस्थितियों के कारण अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है। तो मैं 2 महीने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि नवंबर का महीना, पूरा नवंबर के महीने में लगा था मैं, नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मैंने समाप्त कर दिया था। 15-18 जनवरी मेरी एंड थी वहाँ पे, काम पे भी 15 दिन के ऊपर ऐसे कुछ गया बताने के चक्कर में, फिर छोड़ने के टाइम पे। तो मैंने उस टाइम 18 जनवरी से छोड़ दिया था। तो उधर मैंने क्या सीखा, तो उस समय मेरा जो इन्वायरमेंट था वो टोटली हो गया सामाजिक। अब मैं कोई मैनेजमेंट वाला व्यक्ति नहीं था कि मैं संतुलन जीने वाला, खाने पीने वाला, ना ही मैंने वहाँ पे खर्चा करा। चीज़ें मेरी वैसे ही चल रही थी। बस वहाँ ये था कि जब मैं यहाँ रहता था तो मैं एक सब्जेक्ट्स वाइज मेरी लैंग्वेज वगैरह मैं पढ़ता रहता था, मैं किताबों से नॉलेज लेता करता था, तो मेरा डिसिप्लिन रहता था। मैनेज टाइम। समाज में जब मैं गया तो मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, बट मैंने अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा डेवलप करा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, जैसे मैं इसको 50 मिनट के बताऊंगा वीडियो में। इस 50 मिनट में मैं पूरा टोटली डिस्क्राइब कर दूंगा कि अब तक हुआ क्या। 50 मिनट में मैंने ये चीज़ सीखी, मतलब 50 मिनट में नहीं, इन दिनों मैंने ये चीज़ सीखी मेरे दिमाग के लिए कि कौन सा क्षेत्र काम करे। जब मैं स्कूल में था, ये टाइम पीरियड चल रहा है जनवरी 2025 का, जिस समय नहीं उससे भी पहले का 2024 सितंबर का।
2024 सितंबर या 2024 अगस्त या 2024 जुलाई पे मैंने अपने घर की परिस्थिति देख के, जिस हिसाब से मेरे माँ बाप का वातावरण था, संगति थी, मैंने सब चीज़ छोड़ने की सोच ली थी। क्योंकि ऐसी संगति में रहने से बेहतर ये है कि आप डेथ सुसाइड कर लो। तो उस समय मैंने सब चीज़ें छोड़ने की सोच ली थी कि अब अंत है, मुझे नहीं जीना। बिकॉज ऐसी स्वार्थी लोगों के बीच में क्या रहना। बट यहीं यहाँ पे एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स आता है कि कैसे न कैसे करके मैं वापस स्कूल में मैंने 11th क्लास में एडमिशन करा लिया। क्योंकि एडमिशन होते हैं 11th के बाद, 10th के बाद दोबारा 11th में एडमिशन होते हैं। तो 11th में जब मैंने एडमिशन करवाया, सब चीज़ों में महारथी वो सीखे, सब कुछ सीखे। क्योंकि क्या होता है, जब आप वातावरण को छोड़ के जाते हो तो वातावरण आपको कहता है अभी आया है, इस थोड़ा लाड़ दो। तो मेरा 11th क्लास में हो गया, 12वीं तक के बच्चों को कहते उस लड़की की तरह देखो, डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ था। क्योंकि मुझे पढ़ने का, जीने का ही शौक़ नहीं था। तो प्रकृति ने कहा मैं तुझे सब कुछ दे रही हूँ, तू जी यहाँ पे। जैसे जैसे जीने लग गया, मज़े आने लगे। मुझे चालाकी नहीं थी, बहुत मैं सीधा साधा बच्चा था। तो उसी टाइम से धीरे धीरे करके अगस्त जुलाई तो मैंने क्लास में पते रहते, क्योंकि 11th क्लास में अधिकतर मेरे जो साथी थे वो मोमडन्स थे, पूरी क्लास में ओवरऑल। और मोमडन्स में इसलिए कह रहा हूँ मैं भी, क्योंकि मेरे को कोई व्यक्ति से मतलब नहीं है कि व्यक्ति क्या धार्मिक है। व्यक्ति के एक जैसी संगति से मतलब है, एक जैसी कौम और जाति हो गई थी। 25 फुटा में वो सारी एक बिरादरी के थे, एक ही गली में रहने वाले लोग थे। तो सोशोलॉजी पनपती है, दिन में भी आप एक संग, रात में भी एक संग, सारी टाइम एक संग। तो एक ऐप सब में पनपता है और वो कुल और जाति का वो बना लेता है। तो कोई पढ़ाई जाति का व्यक्ति होता है, पढ़ाई विचार धारने वाला व्यक्ति होता है, तो उससे उसकी भी नहीं बनती। ये ठीक है। मैं मॉनिटर भी था क्लास में, मॉनिटर के मैंने खुद अप्लाई करी। उस टाइम पे मैंने सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करा। मैंने अप्लाई करा कि हाँ सर जी मैं मॉनिटर बनने को राजी हूँ। ये क्या है, बच्चे में धीरे धीरे विकास होता है। तो मैंने धीरे धीरे ये विकास करे अपने अंदर। तो वहाँ उस टाइम पे मेरे दोस्त ने, मेरा दोस्त था 11th क्लास में, उसने मुझे कंसल्टेट करा कि वो बायोलॉजी में जानता था, जनरल नॉलेज। तो उससे मुझे पढ़ने की वो क्या बोलते हैं, पढ़ने का वो मिला कि भाई इसे नॉलेज ज़्यादा है, मुझे भी कैसे ना कैसे करके नॉलेज पानी है। उसके बाद मैंने जनरल स्टडी पढ़नी चालू करी। मतलब उसको देखकर मेरे को थोड़ा सा वो हुआ, इसको है, मुझे भी पढ़नी है। मतलब मुझे नहीं आती, मैं उससे थोड़ा सा इंस्पायर हुआ। ठीक है। बाद में उसने मुझे साइकोलॉजी बताई, वो साइकोलॉजी लगाता था, साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट टाइप का व्यक्ति था वो। तो देवांश, तो उसने क्या करा, मुझे साइकोलॉजी बताई कि साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, ये सारी चीज़ें। अब मैं था सीधा साधा बच्चा। तो सितंबर तक आते आते मैंने फिर साइकोलॉजी चालू करी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीता और मैं धीरे धीरे पकड़ने लग गया। मेरी हमेशा से फोकस था नहीं, बट मैं धीरे धीरे पकड़ने लग गया ज़्यादा। समय बीता। तो अक्टूबर के टाइम पे जैसे ही मैं 16 साल पर हुआ, क्योंकि 16 अक्टूबर का मेरा बर्थडे आता है, तो 16 साल का जैसे ही हुआ तो मैंने उसी टाइम पीरियड में मैं ये भी लिख रहा था कि अब आने वाले समय में प्रिडिक्टमेंट करने लग गया था। हायर कैलकुलेशन चलने लगी थी ब्रेन में। ब्रेन और माइंड वहीं से मैंने अलग करने लग गया था कि ब्रेन अलग होता है, माइंड अलग होता है। ब्रेन आपके इन्वायरमेंट को देखकर पहले ही भाप लेता है कि आने वाला क्या है। ब्रेन आपकी भविष्यवाणी भी कर सकता है, पर आपको नहीं पता होगी कि आपके ब्रेन ने भविष्यवाणी करती है। वही सब कॉन्सिडेंस, वही सब कुछ होगा। आपको बस ऐसा लगेगा कि ये मैंने पहले लगा लिया था, बट आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप एक किरदार की तरह हो। ठीक है, ये होता मन। तो जैसे मैं था, मेरे ब्रेन ने सारी कैलकुलेशन लगा ली, तो मुझे बता रखा 2 मन, ये सारी चीज़ें ऐसे करके बताता चला गया। मैं दीवार में लिखता चला गया, अपनी दादी को भी बताता रहता उस टाइम पीरियड पे। अब मैंने पहली प्रेडिक्टमेंट कर दी। मैंने अपने दोस्त को कही देवांश को कि देखिए 2 दिन बाद, ऐसी 7-8 जनवरी की बात है, मैंने कही 2 दिन बाद मैं पिटूंगा, मेरे पे बजेंगे, और 2 दिन बाद मैं आंतरिक विज्ञान में आऊँगा। आंतरिक विज्ञान मतलब भीतरी विज्ञान, पहले नेत्र विज्ञान में,
तो अक्टूबर से मैं फिजिक्स लिखने लग गया था, फिजिक्स के हायर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लिखने लग गया था, ब्लैक होल वगैरह ये सारी थीसिस। बट ये सारी थीसिस इनवेरिएबल थी, ये थीसिस सब मुझे ही समझ में आती थी, क्योंकि मैं जिस हिसाब से लगता था मुझ में टर्म्स और नॉलेज लैंग्वेज नहीं थी। तो मैं अपने दिमाग की उतारी हुई भैंस लिखता करता था। उसमें पार्टिकल्स का जन्म, पार्टिकल्स का वे, वायु का चलना, प्रेशर, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स थे उसमें, हाइयर्स थे। मतलब अगर मैं अब भी उसको अगर किसी को दूँ या पढ़ने को दूँ या किसी ग्रेजुएशन टाइप व्यक्ति को भी दूँ, तो वो कहेगा सब एब्स्ट्रैक्ट है, सब ऐसा है जैसे डिस्क्रीट नहीं होता, डिस्क्रीट कि चंक्स की फॉर्म में पड़ा होता है, इरेगुलर डेटा है। अगर डेटा को सिक्वेंशियल बना दिया जाए तो डेटा हमें ब्लैक होल की भी पूरी तीसरी दे सकता है, ब्रह्मांड की। पर डेटा क्या था? असिक्वेंशियल था, कुछ कुछ पार्ट्स आपस में बीच में नहीं इंटरकनेक्टेड थे, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स के बेसिस पर मैं चल रहा था। ये तब होता है जब आप समाज से ना पढ़ के खुद से अपनी एब्स्ट्रैक्ट कल्पनाएं लिख देते हो ना। वो कल्पनाएं ब्रह्मांड आपको पैटर्न्स के फॉर्म में दिखा देता है, तो वो पैटर्न्स आपको उस तरीके के रिप्रेजेंटेड होते हैं कि हाँ भाई, जो मैंने लिखा वो तो है हकीकत, वो जो है वो ठीक है अपने आप में चंक, वो चंक तो ठीक है, पर उस चंक को जब कोई दूसरे पार्टीशंस के संग जोड़ोगे या जोड़ने में तो आपको बहुत कठिनाई होगी। जैसे लेटर सपोज रामानुजन ने अपनी सारी वो लिखी थ्योरम्स वगैरह, उनकी थ्योरम्स को इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, वो अलग ही लैंग्वेज इसमें लिखा है, अलग सिंबल्स, नोटेशंस, हायर उसमें पॉइंट्स में समराइज सीरीज। ये कैसे? कोई ना कोई तो वे होगा, ट्रिकी टेक्निक होगी समझने की, पर वो टेक्निक उनके दिमाग में होगी, उन्हें भी नहीं पता होगी क्या है। ये होता है ब्रेन और। तो ये क्या है? एक तरीके का चंक्स के फॉर्म में मैं लिखता था। तो मैंने बोला यही हुआ, मेरे ब्रेन ने पहले ही बता दिया कि तू अब आंतरिक विज्ञान पढ़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर या बायोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेगा, मन इन सब चीज़ों के बारे में ग्रहण करेगा ज्ञान। जब मैंने वातावरण में लिखा था ब्रह्मांड के बारे में, ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा था, तो मैं नेत्र विज्ञान में लिख रहा था। नेत्र मतलब आपकी आंखों के बाहर, आपके शरीर के बाहर। अब मैं शरीर के अंदर लिखूँगा 10 जनवरी से, तो 10 जनवरी को यही हुआ था। 10 जनवरी को जब मैं स्कूल आ रहा था जल्दी में पढ़ते पढ़ते, मेरी हमेशा से आदत ये थी, मैं कॉपी और वो नोटबुक खोल तो जाता था और चुपचाप पढ़ता रहता था, मेरा किसी का ध्यान तरफ नहीं होता था, और मैं गलत रास्ते से जाता था ताकि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वहाँ पे खाली होता था, बच्चे नहीं होते थे वहाँ, मैं अपनी कोई पोएम वगैरह पढ़ते हुए जा रहा हूँ। और मैं हमेशा ना साइंटिफिक पढ़ता था, मतलब कि मैं कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे कि क्लास 11th का खुशवंत सिंह का उनकी दादी माँ वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, पर मैं गहनता से पढ़ता था, मगर एक लॉजिक उन सब चीज़ों को कनेक्टेड करके पढ़ता था। ऐसे ही नहीं कि बस भाई मज़ा आ रहा है कहानी में, नहीं, गहराई से पढ़ता था। एक एक पन्ना में 10-10 बार पढ़ना करता था, जाते जाते एक एक पन्ना, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, उसको अनुभव करता था, उसको जीता था। ये तब होता है जब एक राइटर साइंटिफिक पढ़ता है। साइंटिफिक का मतलब है गहराई से, डीपली पढ़ता है। इसलिए कोई किताब कोई राइटर कभी कंप्लीट नहीं करता, राइटर हमेशा कुछ ही पन्ने पढ़ता है। राइटर इतनी सारी किताबें लिख देता है, पर राइटर की कभी खुद की आदत नहीं होती कि वे इतनी सारी किताबें पढ़ ले। क्यों? राइटर ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। राइटर कभी भी किताबें पढ़ पढ़ के किताबों में नहीं देखता रहता, राइटर कुछ पढ़ने जानता है, उन्हें गहराई से देख लेता है, और गहराई से देख के फिर खुद प्रिडिक्टमेंट करता है कि ऐसा क्या हो सकता है। जैसे मान के चलो मैंने एक लाइन पढ़ी कि समय जो है कितना भी बदल लो, पर जो होना है वो होकर रहेगा। कहानी पूरी थी पन्ने में, कैसे कैसे क्या बीता कि एक व्यक्ति आया, टाइम मशीन बनाई, पीछे गया, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करी, कई तरीके से बचाया, वो उसने सब इग्नोर कर दिया, लाइन से फेंक दी। कुछ भी हो, समय जैसे बीतता है, जो होना होता है वो ही होता है। राइटर के दिमाग में ये बात ट्रिगर कर गई, तो उसने भाई किताब को खोले नहीं रखा, उसी लाइन को दोहराता क्या, एक बार दोहराया, 2 बार दोहराया, 10 बार दोहराया। मैं राइटर्स लोगों की और एंटरप्रेन्योर लोगों की और इन्वेंटर्स लोगों की और लीडर्स लोगों की एक क्वालिटी बता दूँ। आप सोचोगे एक लाइन अगर उन्हें पसंद आ गई, वो 1 बार दोहराएगी, 2 बार दोहराएगी, 10 बार दोहराएगी, 250, 300, 400, 500, 600 बार दोहरा देते हैं, 10-10 घंटे एक ही लाइन के पीछे। क्यों?
अब उनका स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है खाली, स्पाइनल कॉर्ड के सेंसेस चल रहे हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सीएनएस तो कहीं और चल रहा है, कल्पनाओं में। वे लाइन बार बार उन्हें ये ट्रिगर कर रही कि कल्पनाओं में कहीं और ना भटक जाए। वे लाइन उन्हें बार बार अपने वे में कनेक्ट करके रख रही है कि मेरा मेन टॉपिक कहाँ से था। रियलिटी में तो वो अब कल्पनाओं में जा रहे हैं, गहन कल्पनाओं में जा रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि आसपास कौन है, अब उन्हें ये नहीं पता कि उनकी टॉयलेट निकल रही है नहीं निकल रही, वो सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, एक ही लाइन दोहराए जा रहे दोहराए जा रहे दोहराए जा रहे, जैसे एक मशीन नहीं होती लैग कर जाती है, ऐसे एक ही लाइन। जो होना होता है वो वही होता है, समय से कोई बदलाव नहीं हो सकता। यही लाइन दोहराया जा रहा है दोहराया जा रहा है दोहराया जा रहा है दोहराया जा रहा है, और मन में कल्पनाएं करे जा रही हैं। क्या है एक्सक्यूज, क्या है एक्सक्यूज, क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, इन्फिनाइट ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड देन दैट गेट्स सॉल्यूशंस। समाप्त, लाइन समाप्त। दैट्स अमेजिंग क्यूरियोसिटी। ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकर। तो अब इनका दोष है कि ये किताब नहीं पढ़ पा रहे। हाँ, ये हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि हाय मैं किताब नहीं पढ़ पा रहा, मैं नॉलेज नहीं गेन कर पा रहा। जैसे मैं 3 दिन से मैं यूँ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लैंग्वेज बहुत ख़राब है मेरे वातावरण के सबसे। मैं गालियाँ बकता हूँ, बदतमीज़ी से बात करता हूँ, अब्यूसिंग शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज मेरा नेचुरल इन्वायरमेंट ऐसा है, मेरी कोई गलती नहीं है। पहली बात तो मैं पढ़ नहीं रहा, तो ये आया कैसे, ये ट्रेट आया कैसे कि आपके इन्वायरमेंट से आता है। आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे, आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे, आप जैसे गंदगी में रहोगे, आपको कुछ ना कुछ लक्षण तो दिखेंगे अपने अंदर। ये तभी दिखेंगे लक्षण भी जब आप इससे अलग हो, आप समाज में रहकर भी समाज से अलग हो। तो आपका ब्रेन यूँ कहेगा कि देखो तुम्हें थोड़ा अपने ऊपर विकास करने की ज़रूरत है। वो आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा कि तुम मर जाओ या तुम बेकार हो, नहीं, वो आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा। आपको कहेगा आप पे टाइम है, आप पे वो है, अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को बदल सकते हो। क्यों? अगर अभी कदम उठाओगे। आपका ब्रेन साइकोलॉजी खेलता है, ये साइकोलॉजी। इसलिए मैं ब्रेन और माइंड को अलग कहता हूँ कि 2 मन होते हैं, एक ब्रेन होता है। 2 मन ऐसे ब्रेन मान लो, एक कॉन्शियस जो हम बोल रहे हैं समझ रहे हैं, एक सबकॉन्शियस जो कि इंटेलिजेंस रखता है, नॉलेज रखता है, और एक ब्रेन। तो ब्रेन आपका साइकोलॉजी इतनी अनकॉन्शियसली खेलता है कि अभी आप ये देख लो खुद ही, आपका ब्रेन आपको यूँ नहीं कहेगा कि तू इधर ही रहकर मर जाएगा दब जाएगा, नहीं, वो कहेगा एक पल तक, एक पल के बाद आपको हिंट देगा। क्या हिंट देगा? कि इससे निकलने का आप पे है अपॉर्चुनिटी, यदि आप सडन वर्क करें। आप सडन, अगर आपसे एक बुक नहीं पढ़ी जा रही कोई बात नहीं, आप एक पन्ना पढ़ लो। आपसे एक पन्ना नहीं पढ़ा जा रहा, एक लाइन पढ़ लो। एक लाइन नहीं पढ़ी जा रही, एक वर्ड पढ़ लो, वो आपको उसी हिसाब से देगा जो आपकी सिचुएशन है। यदि आपकी कैपेबिलिटी एक पन्ने पढ़ने की, तो वो आपको एक पन्ना पढ़वाएगा। यदि आपकी कैपेबिलिटी उसको लग रही है कि बहुत डिमोटिवेट है, ये नहीं पढ़ेगा एक पन्ना भी, तो एक लाइन है, एक वर्ड पकड़ा देगा। वो वर्ड ही आपको, वो वर्ड बेशक सम ही क्यों ना हो, सम मतलब कुछ, वो कुछ 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 करके दोहराता रहेगा दिमाग में, और वहाँ से आपको एक लॉजिक पकड़ा देगा। some ideas will be make your perfect, and that you make a perfect, and that you change your world. अब देखो, उसने एक वर्ड से पूरा सेंटेंस आपके दिमाग में दोहरा दिया। ये है एक राइटर की कला, ये है एक लीडर की कला, ये है एक इन्वेंटर की कला, ये है एक एंटरप्रेन्योर की कला, ये किसी आम व्यक्ति की नहीं। मैंने उस वीडियो में जो बात करी थी डिसिप्लिन वाले की, तो डिसिप्लिन में यही है, आप कुछ भी कर रहे हो 80% डिसिप्लिन के साथ, आप कुछ न्यू नहीं कर रहे, आप कुछ भी इन्वेंट कर दे रहे हो। या दुनिया में लाखों मिल जाएगा आपके जैसे। मैं आज टाइम मशीन के हाइपोथेसिस और फॉर्मूला, और मैं आज टाइम मशीन का पूरा फंडामेंटल्स थ्योरम्स वगैरह लिख दूँ, आपको लाखों मैथमेटिशियन मिल जाएगा, लाखों वो लोग मिल जाएंगे, लाखों। क्यों? वो आपस में एकजुट मिलकर टाइम मशीन को बिल्ड कर देंगे। क्यों? एक के बदले 10 दिमाग। बट मैं तो उसको मानूंगा जो व्यक्ति खुद ही कल्पना कर रहा है, खुद ही ऐसा विचार ला रहा है जो क्या बोलते हैं ब्रह्मांड ने कभी सोचा ही नहीं है, खुद ही फॉर्मूले बना रहा है, खुद ही सब कुछ कर रहा है, और एब्स्ट्रैक्टली कर रहा है, उसका कुछ पता ही नहीं है कि ला कहाँ से रहा है, और फिर इन्वेंट करके दिखा दे रहा है। और इन्वेंट करने के बाद दुनिया कह रही है कि इसने तो चालू भी खुद ही करा जीरो से, और एंड भी इसने खुद ही करा, इन्फिनाइट तक की अप्रोच पकड़ ली, जीरो से इन्फिनाइट।
दैट मीन उसमें तीनों कला है। ये तीनों कला क्या है कि उसमें ऐसी इंटेलिजेंस है जो ब्रह्मांड से परे सोच सकती है, उसमें ऐसी इंटेलिजेंस है जो स्ट्रगलिंग एक्ट और एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करना चाहती है, उसमें ऐसी कला है जो चीज़ों को कंट्रोल करना जानती है, चीज़ों को निर्माण अंत करना जानती है, अतः उसमें क्रिएटिंग की भी पावर है, ऑपरेटिंग की भी पावर है, कंट्रोलर की भी पावर है, और लास्ट में वो एक राइटर ही है, लाइक एन वॉचर। मतलब वॉचर वो जो एक राइटर है, जो कल्पनाएं करता है, सिर्फ देख रहा है। क्रिएटर वो जो क्रिएट करता है, इन्वेंटर है। ऑपरेटर वो जो चलाता है, जो एंटरप्रेन्योर करता है, जो एक्ट करना जानता है केवल। और कंट्रोलर वो जो लीडिंग करना जानता है, जो आखिर में सब चीज़ों को समेट कर एक साथ चलाना जानता है कि कैसे किसी चीज़ को क्रिएट करा जाए, कैसे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करा जाए और कैसे किसी चीज़ को चलाया जाए। ये तीनों चीज़ें जब उसे आ जाती, कंट्रोलर जब वो बन जाता है, दैट मीन वो ओवर बीइंग है। दिस इज अ गॉड लाइक पर्सनैलिटीज। 20% काम आपका इसी चीज़ को अप्रोच करता है, 80% डिसिप्लिन माना कि वो करता है। पर समाज में दोनों चीज़ें जुड़ते हैं। जब मैं प्रकृति में था, नेचुरल था, तो जब मैं पीटे मतलब मैंने उस दिन जब मैं जा रहा था, तो मैं पढ़ते जा रहा था, तो उस दिन सबसे पहले मुझे एक लड़की ने आकर्षित करा, एक छलावे ने आकर्षित करा। फिर मैंने उस पर थ्योरम्स बनाई। देखो आंतरिक विज्ञान ही आ गया, अब माया पे अध्ययन करने लग गया। तो आंतरिक विज्ञान इन सब चीज़ों का फिर मैंने अध्ययन करा, तो उसमें बतेरी चीज़ें लिखी थी, बायोलॉजी वगैरह पढ़ने लग गया था, नॉलेज जानने लग गया था, तो हैबिट सुधार ली थी, सब चीज़ें बढ़िया करी थी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, यही चीज़ उन्होंने बच्चों ने फिर उसी दिन मतलब कि मेरे दिन ही ख़राब था, दिन ख़राब नहीं था, वो एक इवेंट था। मैं इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी और लिखता था। तो उस टाइम पे मेरे को पता थी इवेंट्स मतलब कि ऐसी घटना जो सडन रिएक्ट करे और स्टेट चेंज कर दे आपकी, किसी और परिस्थिति में आपको डाल दे, सर्कमस्टेंसेस में डाल दे। सर्कमस्टेंसेस आपको सिखाते हैं नई नई चीज़ें। यदि आप चीज़ों का मज़ा लेने लग जाओ हर जगह पे, यूँ सोचो कि आप नाथ हो हर एक चीज़ के, तो आप सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए आपको ठोकर खानी आवश्यक है, और उसमें जो समय जा रहा है वो समय व्यर्थ नहीं जा रहा, वो समय आपको सिखा रहा है। जैसे मान के चलो आज मैं डिप्रेस हुआ, ठीक है, कल भी डिप्रेस था, परसों भी डिप्रेस था, तो दिन में मैं डिप्रेस होता और शाम तक आते आते मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता। फिर मध्य रात में मैं फिर डिप्रेस होता और सो जाता। फिर दिन में आता, फिर सुबह सुबह उठती, मुझे सॉल्यूशन मिल जाता। तो मेरे वीडियो का टाइमिंग भी यही था। मैं वीडियो के टाइमिंग जैसे सुबह उठता, बिल्कुल जैसे 10 बजे उठा, 12 बजे उठा, रात में लेट सो रहा हूँ क्योंकि गंदी आदत बन गई है। तो जैसे ही उठा सुबह तो सॉल्यूशन मिल गया। फिर परिस्थितियों को देखा तो दोपहर तक आते आते स्ट्रेसफुल, शाम तक स्ट्रेसफुल रहा। शाम को फिर दिमाग ने सॉल्यूशन दिया, फिर वीडियो बना ली, बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें कैसे निकला जाए उससे, ठीक है। फिर शाम को जैसे बताया, 1 2 3 4 घंटे बाद रात में फिर 12 बजे के बाद फिर वही 4 बजे तक फ़ोन चलाने वाला, मतलब कि थोड़ा टाइम वेस्ट करना, क्यों मन नहीं लग रहा, ठीक है। फिर रात में सो जाना, फिर दिन शाम ऐसे टाइमिंग में दे रहा हो जहाँ सूर्य निकल रहा है और सूर्य डूब रहा है, ठीक है। मतलब दिन और रात कोई पूरी नहीं है ऐसे टाइमिंग पे, क्योंकि ऐसे टाइमिंग का मतलब यह है कि आपका दिन समाप्त हो गया, आपका दिन शुरू हो रहा है। तो ऐसे टाइमिंग पर आपका ब्रेन अलग तरीके से एक्ट करता है, मन अलग तरीके से चलता है, मन शांत होता है। फिर मन यूँ सोचता है कि शाम के टाइम पे टेंशन ना लो, तो इस तरीके का खुला वातावरण होता है, तो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अब भी एक तरह ऐसे ही टाइम हो रहा है, 6-7 बज रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, इसमें भी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वही वीडियो देख रहा था तो मेरे दिमाग में आया
कि यार मैं आज से तो नहीं सोच रहा, 2 दिन पहले से सोच रहा हूँ, 3 दिन का मतलब ऐसे कुछ। ये भी ऐसा हो क्यों रहा है सडन कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ? डिप्रेस का मतलब ये है मुझसे, मैं उस टाइम पे प्रॉब्लम में सोच रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन कैसे मिला, ये फ़ायदेमंद है। इससे क्या है कि आप जब डिप्रेस हो रहे हो, आप जब कह रहे हो कि मुझे हल नहीं मिल रहा, तो आपका दिमाग कह रहा है मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, पहले मैं एक करेक्ट उत्तर दूँ। ऐसा क्या करेक्ट है? देखो, वो उत्तर कोई फ़ायदा का नहीं जो आपको डायरेक्शन से भटका दें। क्योंकि यहाँ एक प्रश्न पूछता है, होता है, जब मैं कह रहा हूँ कि दिमाग कह रहा है कि मुझे टाइम चाहिए, करेक्ट उत्तर, तो अगर करेक्ट के पीछे रहोगे तो कुछ नहीं कर सकते, आप करो सडन। बट मेरा मानना ये भी है कि अगर दिमाग पहले प्लानिंग कर रहा है तो उसे परफेक्ट मत समझो, वो प्लानिंग समझो। वो प्री प्लानिंग मतलब ये समझ लो कि दिमाग आइडिया लगा रहा है कि क्या वेज हो सकते हैं, क्योंकि कल को अगर आप डिफरेंट वे में घुस गए तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होगी, और कहीं मैनिपुलेट हो गए तो फंस गए तो फिर और ज़्यादा दिमाग खराब होगा। बेहतर ये है आपका दिमाग जिस हिसाब से सोच रहा है आपको 1 दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिलीफ ला देगा। जैसे कहते हैं हार्मोनल चेंज भी जो होते हैं 24 घंटे की साइकिल होती है, 24 घंटे बाद बैलेंस हो जाते हैं। दैट मीन आपका ब्रेन भी ऐसे ही वर्क करता है, सब आपस में चैन कॉन्सिक्वेंस है। मेरे 2 रूप है, प्रकृति में भी और सांसारिक में भी, सामाजिक में भी। तो जब मैं वहाँ से आया काम से वगैरह से, तो मेरा अलग तरीके का हैबिट चलता, चीज़ों को भापना, ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें वॉचर की तरह और कंट्रोलर की तरह, कि कंट्रोल करना, चीज़ों को मैनेज करवाना, ठीक है, क्रिएटर और ऑपरेटर का नहीं था। बट जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं स्वयं हूँ, स्वयं मतलब अपनी पहचान पे हूँ। अपनी पहचान का मतलब ना तो मुझे काम है, मैं बेरोजगार हूँ अभी के लिए, ना मेरे पर पढ़ने के लिए, पर मैं पढ़ रहा हूँ, तो अभी मेरे को वापस वो हैबिट चल करेगी। जब मैं वहाँ था तो वहाँ मैं किताबें नहीं उठाता था, वहाँ मैं प्रकृति को देखकर, प्रकृति मेरे लिए खुली किताब थी। यहाँ जब हूँ मैं तो कमरे में मेरे पास खुली किताब नहीं है, यहाँ किताब है। तो दिमाग क्या कहेगा कि भाई तुम जब अपनी स्थिति चेंज करिए, वापस अपनी स्थिति में आए हो, प्रकृति में आए हो, नेचुरल स्थिति में आए हो, सोसाइटी से वापस नेचर में आए हो। तो नेचुरल मतलब कि सोसाइटी मतलब सोशल से फिर से नेचुरल में आए हो। सोशल मतलब कि समाज, आप समाज में हो तो किताबें नहीं पढ़ोगे, आप समाज में आप देखोगे समाज को और समाज से ग्रहण करोगे ज्ञान, मत चालाकी ग्रहण करोगे, यहाँ फैक्ट गेन करोगे, लॉजिक गेन करोगे, यहाँ फैक्ट गेन करोगे, यहाँ ज्ञान ग्रहण करोगे। तो ज्ञान किताबों से आता है। तो दिमाग धीरे धीरे डिप्रेस करेगा, कहेगा आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको क्या बोलते किताबें पढ़नी चाहिए, आपका किताबों पे डिसिप्लिन नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, दिमाग 1 किताब पढ़ेगा, 2 किताब पढ़ेगा, धीरे धीरे वो किताबों में हैबिट चला जाएगा। फिर जब आप इधर का ज्ञान पालोगे, देखो बुद्धि के लिए दोनों ही ज्ञान आवश्यक है, चतुराई भी आनी चाहिए और व्यक्ति को वैसा ज्ञान भी आना चाहिए। वैसा ज्ञान क्या ज्ञान है? आप जब किताबें पढ़ रहे हो तो वो योग्यवान ज्ञान है। योग्यवान का मतलब है आप में गुण आ रहे हैं। पर जब आप चतुराई वाले ज्ञान पढ़ रहे हो, मतलब सीख रहे हो, चीज़ों को प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आप में चालाकी वाला ज्ञान आ रहा है। वो चालाकी ज्ञान वाला मतलब चालों वाला ज्ञान। चालों का ज्ञान अलग होता है, गुणों का ज्ञान अलग होता है, और हर एक चीज़ गुण और चालों से बनी है। फिर स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? स्वभाव मतलब आपका वातावरण, कैसा आपका वातावरण है आपके रूप दिखाएगा, वो रूप आपका स्वाभाविक है। गुण आपकी पहचान है। तो गुणात्मक ज्ञान क्या हो गया? जैसे आप किताबें, क्वालिटीज़, नई आपका भाषा, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को कि आप हैबिचुअलिटी समझो। और जहाँ चालाकी चतुराई आती है वहाँ किताबें मत पढ़ो, वहाँ किताबों से ज्ञान नहीं आएगा, वहाँ प्रैक्टिकली से ज्ञान आएगा। यदि आपको नेगोशिएटिंग सीखनी है तो आप नेगोशिएटिंग की कलाएं ना सीखो, क्रियाएं ना सीखो, नेगोशिएटिंग की आप नेगोशिएट करना सीखो। यूँ कहो मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। यदि मुझे किसी सामने वाले से अपनी बात बनवानी है, तो वो मेरी बात कब मानेगा? जब मैं उसको उसके फेवर की बात दूँ और वो मेरे फेवर की बात भी माने। तो ये नेगोशिएटिंग है। या एक नेगोशिएटिंग ये भी होती है कि मैं अपनी बात को इस तरीके से रखूँ कि सामने वाले को लगे वो फेवर उसके लिए बेनिफिट है,
बट रियलिटी में वो बेनिफिट मेरा है। जैसे मान के चलो, अब यहाँ मैनिपुलेटिंग और नेगोशिएटिंग में दो अंतर हो जाते हैं। मैनिपुलेटिंग ट्रिक आती है नेगोशिएटिंग के अंदर ही, बट यहाँ दो ट्रिक हो जाती है। मैनिपुलेटिंग का मतलब ये है, जब कोई सामने सीधा साधा व्यक्ति है या होपलेस हो रखा है या कोई डिप्रेस व्यक्ति है, तो मैं उसको प्रेशर डालूंगा कि भाई तुम्हें मैं रियल अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, यदि तुम मेरे संग वोट करते हो तो उसको लगेगा कि हाँ ये रियल अपॉर्चुनिटी। पर वो बाद में क्या सोचेगा, बाद में वो ये सोचेगा जब उसका दिमाग फ्री होगा, जब तक आप उसके सामने हो ब्रोकर की तरह, दलाल की तरह हो, तब तक तो उसे आप सोचने का मौका नहीं दोगे। तो वो आपकी बात मानेगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपका काम होगा ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई कोर्स बेचा, तो आपने उसको सोचने का समय नहीं दिया, बताते चले गए भाई 50,000 का ये मैं इसमें 90% ऑफ कर दूंगा, 5,000 का बैठेगा है, और 30,000 आपकी एडमिशन फीस होगी, ठीक है। जैसे मैंने IACS में वो लिया था ना, तो उसमें भी ऐसे पागल बना रहे ब्रोकरिंग। वैसे मैं देखो, कहने को मैं कितने सिद्धांत लिख चुका हूँ इकोनॉमिक्स के, कितनी नेगोशिएटिंग ब्रोकरिंग सारी प्रणाली लिख चुका हूँ, बैंकिंग वगैरह। बट रियलिटी में मैं खुद इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का हूँ। कितने को मैंने कितने थ्योरम्स लिख रखे हैं कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कैसे रेस्ट करी जा सकती है। खुद मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का हूँ। वहाँ जाके मैं चुपचाप बैठा, मैंने कहा अभी इन्हें बोलन दो। वैसे मैंने कितनी लिख रखी ब्रोकरिंग क्या है क्या है क्या नेगोशिएटिंग है। वो बोल रहे, मेरा दोस्त कह रहा है यार मैं तेरे संग चलता, मैं थोड़ा और कम करवा देता। मैंने कहा हाँ, क्योंकि कुछ होती है बर्थ ट्रेट, मेरी है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़। तो हम राइटर्स परफेक्ट के को एक किताब में देखकर या बताकर लोग को बना सकते हैं, लीडिंग कर सकते हैं, पर रियलिटी में हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिटेंड कर सकते हैं। यदि हमसे कोई कहे कि लीडर बन जाओ, तो हम लीडर बनना प्रिटेंड कर सकते हैं एक टाइम पे। पर यदि इरेगुलर टाइम पे कोई, जब हम राइटिंग का काम कर रहे हैं और हमसे कोई कहे लीडिंग बन जाओ, तो हमें वो किरदार आएगा ही नहीं, हम अब फेल हो जाएंगे। बिकॉज हमें टाइम चाहिए हर एक चीज़ के लिए। हमें सडन लीडिंग में, सडन राइटिंग में, सडन इन्वेंटिंग में, सडन एंटरप्रेन्योर में ऐसे चेंज नहीं हो सकते हम। हमें टाइम चाहिए। यदि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो हम पहले सोचेंगे एंटरप्रेन्योरिंग क्या करता है, एक्टिंग करता है, तो धीरे धीरे हम उस पर्सनैलिटी में आएंगे, वो पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, फिर वो पर्सनैलिटी के बेस पर हम चाले चलेंगे। ये एक मैथमेटिशियंस ही है चारों, पर चारों सर्कमस्टेंसेस में बदल रहे हैं। तो वो ब्रोकरिंग का काम कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये मैनिपुलेटिंग है। अपने साइकोलॉजी सीख रखे, मैनिपुलेटिंग साइकोलॉजी से बिल्कुल अलग है। नेगोशिएटिंग ट्रिक एंटरप्रेन्योर की है, उस साइकोलॉजी ट्रिक पर्सनैलिटीज की है। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक पर्सनैलिटी परसेप्शंस है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग किरदार, टेक्निक है एक साइकोलॉजी में टेक्निक्स आती है, मैनिपुलेशंस में टेक्निक्स आती है, पर नेगोशिएटिंग इज नॉट टेक्निक। नेगोशिएटिंग होता है बोलचाल, बातचीत करना। नेगोशिएट करना क्या होता है, अपने आप को मनाना, दूसरे को मनाना, उसके अनुसार। क्या है नेगोशिएटिंग, यही तो नेगोशिएटिंग है। कि नेगोशिएटिंग और मैनिपुलेटिंग में होता है कि मैनिपुलेटिंग में जब हम किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ठीक है, बाद में जब वो व्यक्ति फ्री होगा, वो उसके बाद वो दोबारा नहीं आएगा, वो समझ जाएगा, धीरे धीरे चालाक होता चला जाएगा व्यक्ति, क्यों वो समझता जा रहा है। मैनिपुलेटिंग में यही होता है, जब कोई टॉक्सिक फ्रेंड होते हैं आपके, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं आपको, तो आप कितने भी सीधे साधे क्यों ना हो, आप कितने भी गधे क्यों ना हो, आप भी पहचान जाओगे कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। बिकॉज जब आप उसके पास हो, वो आपको हल्का से भी एहसास नहीं होने देगा कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। बट जब आप दूर जाओगे, या तो आप ओवरऑल टाइम उसके संग रह रहे हो, जैसे कि आपकी वाइफ होगी, आपका साथ रहने वाले घर वाले मेंबर हो गए, या आपका स्कूल फ्रेंड हो गया, पूरे दिन रह रहा है आपके संग, घर वाला दोस्त, ऐसा दोस्त जो हर टाइम रह रहा है, उसकी मैनिपुलेटिंग ट्रिक से तो कभी नहीं निकल पाओगे। वो आपको सोचने का समय ही नहीं देगा कभी भी, मोरे की तरह आपको काम करता रहेगा। बट एक जगह आप खाली बैठे हो, आप सोच रहे हो, या आपको इन्वायरमेंट ने सिग्नल दे दिया
कि देखो वो मेरे से गलत कर रहा है, या आपने पिछला विचार सोच लिया एक बार कि यार उसने अपना काम करवा लिया, मेरे काम के टाइम पे मना कर दिया, तो ये इतनी सी शंका ही आपको धीरे धीरे करके एक बड़ा वो बना देगी गैप, जिससे आप उस मैनिपुलेटिंग व्यक्ति से सबसे बढ़िया है आप खुद को ट्रेन ना करो, आप उससे अलग हो जाओ। यदि आप अलग हो जाओगे तो बेटरफुल है, बिकॉज वो खेला खिलाया व्यक्ति है। आप खेलने जा रहे हो, आपको फिर वो वापस बस में कर लेगा, ऐसा नहीं करना। वही नेगोशिएटिंग में क्या है, नेगोशिएटिंग में यही चीज़ है कि नेगोशिएटिंग में आप चीज़ों को दिखा ऐसे रहे हो कि भाई आपके फ़ायदे की है, मेरे फ़ायदे की भी है, मैं अपनी वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होने दे रहा, मैं अपनी वैल्यू साफ साफ रख रहा हूँ। नेगोशिएट मैनिपुलेटिंग में होता है कि हम अपने आप को गिरा कर भी सामने वाले को ही दिखाते हैं कि देखो आप, हाँ आप वो हो, जिसे कहते हैं, ऐसी टेक्निक कहते हैं इसे कि आप उसे नौकर स्लेव्स दिखा रहे हो, अपने आप को नौकर दिखा रहे हो, बट रियलिटी में नौकर वो है। आप उसको इस तरीके से दिखा रहे हो, देखो भाई क्या बोलते हैं, आप हमसे सुपीरियर हो और आपका ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है काम करने के लिए, बट रियलिटी में आप अपना काम करवा रहे हो, सुपीरियर आप हो। ये होती है मैनिपुलेटिंग ट्रिक्स। नेगोशिएटिंग में आप ऐसे नहीं करते। नेगोशिएटिंग में आप अगर सुपीरियर हो तो आप अपनी वैल्यू प्रिटेंड करते हो कि हाँ भाई मेरी वैल्यू है, मुझे इतने में ही बाय कर सकते हैं आप। नेगोशिएटिंग में आप कभी भी किसी व्यक्ति को रोकते नहीं है। नेगोशिएटिंग में आप अपने शब्द इस तरीके से बोलते हो कि सामने वाला खुद रुकता है। नेगोशिएटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो नेगोशिएट करने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई चीज़ मुझे परचेस करनी है, बाय करनी है, मैंने उससे कही कि भाई अलग तरीके से बोला, मतलब कि नेगोशिएटिंग में मैंने उनसे बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप प्राइस बताएं इसका, आप प्राइस बताएं। नेगोशिएटिंग आप किसी भी तरीके से करो, चालू किसी भी तरीके से करो, अगर आपकी नेगोशिएटिंग अच्छी है, आप में ट्रेट है नेगोशिएटिंग के, तो ये डिक्लेयरिंग नहीं करेगा कि आपने अगर कुछ गलत भी बोल दिया तो उसको कैसे सुधारा जाए, वो अपने आप सुधर जाएगा सामने वाला। क्योंकि हर कोई पीएचडी नहीं करके बैठा पड़ा, और पीएचडी करने वाले भी वो एक परफेक्ट रोल की तरह, ये दुनिया परफेक्शन में नहीं चल रही, ये टाइम परफेक्शन में नहीं चलना कि आपने प्रिडिक्ट कर लिया और आपके ओवरऑल सडन टाइम ही चल रहा है जो आप सोच रहे हो। नहीं, टाइम में बतेरे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। सामने वाला यूँ नहीं है कि भाई प्लानिंग करके गया तो जो सोचा है वही होगा, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है, कुछ थोड़ा ख़राब भी हो सकता है। बस ये आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से वहाँ पे एक्ट कर रही है। जब आप प्लानिंग करके जाते हो तो आप थोड़ा प्रिटेंड रहते हो कि हाँ थोड़ा ज़्यादा ऊपर होगा और थोड़ा नीचे होगा, पर जब आप प्लानिंग ही नहीं करके जा रहे तो आप अनकॉन्शियसली जाते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप जा रहे हो वहाँ पे, तो आपके कुछ परफॉर्मेंस, आपके ट्रेट, आपकी ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर टेल करते हैं कि इसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। बेशक आप कितने भी कॉन्फिडेंटली क्यों ना हो, आपके जैसे मान के चलो मैं कॉन्फिडेंटली हूँ बट मेरी बॉडी इतनी लैक मार रही है, तो वो क्या है, सामने वाले को ये दिखाएगी कि ये व्यक्ति तैयार नहीं होकर आया। बट जब आप तैयार होकर जाते हो तो डेट मीन आपकी बॉडी लैक नहीं मारेगी, आपकी वॉइस भी आपके संग मैच करेगी। ये है प्रिटेंडिंग। जब हम बात करते हैं यही चीज़ कि नेगोशिएटिंग क्या करना, तो नेगोशिएटिंग में यही होता है कि आप मान लो मैंने जाके डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई साहब इस बाइक की वैल्यू क्या है। उन्होंने एक प्राइस बताया। पहली बात तो उन्होंने वहीं साइकोलॉजी लगा दी, अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो। जैसे मैंने भाई साहब इसका प्राइस क्या है बोला तो वो समझ जाएगा, कैच आउट कर लेगा, क्योंकि आदत पड़ गई है। उसका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। क्या करेगा, रिस्पॉन्स क्या करेगा, वो सोचेगा नहीं ये चीज़ कि देखो इसने भाई साहब बोला, नहीं, उसका ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने ये चीज़ भाप चुका है, हज़ारों कस्टमर्स को टेलिंग करता है, वो देखता है, तो उसको पता है कि कौन सा कस्टमर किस तरीके से बात कर रहा है, तो उसको कैसे हैंडलिंग करना है। तो डायरेक्ट वो सबसे पहले बोलेगा देखिए एक्स अमाउंट ऑफ प्राइसेस है। अब वहाँ पे आप नेगोशिएटिंग की फर्स्ट स्टेप चालू होती है। अब आप वहाँ पे रिस्पॉन्स इस तरीके का करें, आपके गेस्चर्स, आप बोले ना कुछ भी, अगर उसने 50,000 रुपीज़ बोला है और आपको कम में चाहिए तो आप नेगोशिएट करें डायरेक्ट।
डायरेक्ट नेगोशिएट आप उनसे बोले कुछ कम हो सकता है क्या। यदि वो कहता है नहीं, तो आप अपनी बात रखें कि मुझे कितना चाहिए, मेरा बजट ये है। जब आप अपनी बात रखते हैं, आप अपनी प्रिटेंडिंग रखते हो, तो सामने वाला समझ आता है इसका बजट इतना है, मैं इसे इतना ही खींच सकता हूँ ऊपर। जैसे मान के चलो आपने कहा कि मेरा बजट 30,000 का है, तो वो शौक होगा, वो कहेगा 30,000, बेशक उसको 25 की पड़ी हो, वो फिर भी आपको 35-40 पे ले जाने की कोशिश करेगा। उसको 25 की पड़ी हो, 50 बता रहा है वो डबल, फिर भी वो 30 से आपको 35-40 पे ले जाने की कोशिश करेगा। तो आप उस पर आप 2 टेक्निक्स वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो आप उसे कहो डायरेक्ट, देखो सिंपली चल रही है नेगोशिएटिंग, कोई एडवांस नेगोशिएटिंग नहीं चल रही। आप उसको डायरेक्ट कहो कि मेरा बजट 30,000 का है और मैं इसी में अफोर्डेबल कर सकता हूँ। या तो वो आपको कुछ और कन्विंस करेगा, तो आप कहे कि माफ़ करिए बट मेरी जो शब्द नहीं आ रहा दिमाग में, मेरी जो डिज़ायर है या वांट है वो ये बाइक लेने की है। अगर काश के 30,000 के ऊपर पाती तो मैं डील कर पाता, बट नहीं, आपके इतने शब्द नहीं हैं उसे 30 या 35 पे लेके जाएगा। वो आपको बोलेगा, वो आपको फिर आप ज़्यादा नहीं बोलेगा कॉन्सेप्ट कोई, वो 40 नहीं बोलेगा आपको, नहीं आपने झूठ बोला कुछ भी, वह 30 या 35 में बोलेगा। अगर आपका बजट है तो या तो चालाकी दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है नेगोशिएटिंग में। नेगोशिएटिंग में जब आप चालाकी दिखाते हो तो आप सामने वाले का विश्वास या ट्रस्ट तोड़ रहे होते हो, आप उसको फेवरेबल नहीं देते। यदि आप उसको 35 में बाय कर सकते हो तो या श्योरली बाय करो, आपकी नेगोशिएटिंग हो चुकी है। बट अगर आप 35 में भी नहीं कर सकते तो आप 30 पे रहे और वहाँ से साइलेंट रखें, उसको बोलने दें। जब उसे दिखेगा कि नहीं ले पा रहा है ये व्यक्ति, तो वो खुद ही बोलेगा कि ठीक है जी। दैट्स कंप्लीट योर नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग इसी चीज़ पे चलती है। नेगोशिएटिंग कम शब्द पे चलती है, ना कि ज़्यादा शब्द पे। मैनिपुलेटिंग में आप सामने वाले को मौका नहीं दे रहे होते, सामने वाले से बार बार पै करके उसको होपलेस कर रहे होते, उसे बोलने का मौका नहीं देते, सोचने का मौका नहीं देते। फिर व्यक्ति क्या होता है, फ्रीली टाइम पे चिड़चिड़ा हो जाता है, कहता है वो व्यक्ति मेरे संग छल कर रहा है, ये चालाकी है, ये फिर आपको हार्म करती है, आपके बिजनेस को हार्म करती है। बट अगर आपको नेगोशिएटिंग आती है, नेगोशिएटिंग में आपने वो 30,000 पे ही माना, आपके डिज़ायर वांट पे, कम शब्दों में माना, कम बोली में माना, बस कहने का स्टाइल अलग है। आपने उसके संग छल नहीं करा, आपने ट्रुथ बोला, सच्चाई।